हे गाइस, सभी का वेलकम है YAT के एडिटोरियल क्लास में। बजट आ चुका है। आज का अपना सिंगल एडिटोरियल है, एक एडिटोरियल है, मेगा एडिटोरियल है ना, बजट के ऊपर बेस्ड है। गेटिंग बैक ऑन ट्रैक इसका टाइटल है। बहुत ही लंबा लिखा हुआ है और अच्छा लिखा हुआ है। शुरू करेंगे अपने आर्टिकल को। उसी अंदाज में पढ़ना है हर रोज़ की तरह। ग्रामर को कॉम्प्रिहेंशन के साथ मिक्स करके चलना है ताकि कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कर सकें। सभी ग्रामर रूल्स और सारी वोकैबुलरी जो आज आप सीखेंगे आप अप्लाई करेंगे इस क्विज़ के ऊपर। मैं रोज़ आपके लिए क्लोज टेस्ट बनाता हूँ, है ना। आज भी छोटा सा बनाया मैंने। चारों क्वेश्चंस को आपको अप्लाई करना है, पहले खुद करके देखना है। वीडियो के लास्ट में इसका सोल्यूशन लाइव मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, कोई चीज़ गाड़ी जो है पटरी से उतर गई है, कैसे उसको गेट बैक किया जाए, फिर से ट्रैक पे लाया जाए गाड़ी को। बात कर रहा है हमारे देश की अर्थव्यवस्था की। आगे कह रहा है ऑन यूनियन बजट 2021, भारत सरकार के यूनियन बजट की बात कर रहा है 2021-22 के। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इन टाइम्स दैट कॉल फॉर डेफ्ट स्टेवर्डशिप ऑफ द इकॉनमी दिस ईयर्स बजट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है ऐसे टाइम्स में, ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में। अच्छा भाई, कैसा वक्त? जो कि कॉल फॉर करता है, जो कि डिमांड करता है ना। अच्छा, किस चीज़ की? ये डिमांड करता है मंजी हुई, एकदम सधी हुई स्टेवर्डशिप की। स्टेवर्डशिप होती है मैनेजमेंट, किसी चीज़ की टेक केयर करना, है ना, किसी चीज़ की देखभाल करना। कह रहा है ऐसे एक वक्त में जो डिमांड करता है एकदम सधी हुई मैनेजमेंट की, स्टेवर्डशिप की। और स्टेवर्डशिप किस चीज़ की भाई? हमारे देश की इकॉनमी की। कह रहा है ऐसे एक वक्त में जो इस साल का बजट है ना, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहीं से चीज़ें नया मोड़ लेना शुरू होंगी इस बजट के बाद ही। समझ गए? तो हमारी इकॉनमी को अभी बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर होने की ज़रूरत है और हमारा बजट इस काम को शुरू करेगा। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, दो सब्जेक्ट्स हैं, दो वर्ब्स हैं। पहला सब्जेक्ट है दैट, उसकी वर्ब है कॉल फॉर। दूसरा सब्जेक्ट है दिस ईयर्स बजट, उसकी वर्ब है इज, है ना। सब्जेक्ट वर्ब मिलाया तो सेंटेंस आपके हाथ में आएगा। वर्ड देखने वाले देखें, स्टेवर्डशिप। देखिए, स्टेवर्ड एक ऐसा पर्सन होता है जो कि आपका केयर टेकर हो। अक्सर जहाज पे जो वेटर्स होते हैं ना, उनको स्टेवर्ड बोला जाता है। जहाज पे, कौन सा जहाज? पानी का जहाज। तो अब वैसे जहाज से इसको कनेक्ट मत करना, है ना। स्टेवर्ड एक पर्सन होते हैं जो आपकी केयर टेकर हो, जो आपकी देखभाल करे। स्टेवर्डशिप मतलब केयर टेकिंग या एडमिनिस्ट्रेशन, किसी चीज़ का प्रशासन चलाना, किसी चीज़ को अच्छे से मैनेज करना। वहाँ से वर्ड हमने बना दिया। डेफ्ट का मतलब होता है मंजा हुआ। क्लेवर बोल दो, स्किलफुल बोल दो, एड्रॉइड बोल दो, डेक्स्ट्रस बोल दो। अब ध्यान देना, इन्हीं का एक सिनोनिम है इंजीनियस। इंजीनियस इसका मतलब होता है एकदम मंजा हुआ। यहाँ लिख दूँ मैं, मंजा हुआ, मंजा हुआ, बहुत ही होशियार, बहुत ही जो है ना बुद्धिमान। इंजीनियस वर्ड का बिल्कुल उल्टा है इंजेन्युअस। इसका मतलब है सीधा साधा, भोला भाला। समझ गए? दोनों वर्ड्स एक दूसरे के उल्टे हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं, और एग्जामिनर भी ऐसे ही सवाल आपसे पूछा करता है ना। तो इंजीनियस तो डेफ्ट का एक सिनोनिम है, क्लेवर का एक सिनोनिम है। इंजेन्युअस का मतलब है सीधा साधा भोला वाला, कोई भी पागल बना दे। अब इनको याद कैसे करना है? जीनियस में आ रहा है जीनियस। जीनियस मतलब बुद्धिमान, समझ गए ना। जीनियस मतलब बहुत ही मजा हुआ। और जेन्युअस में जो जीनियस नहीं है वो जेन्युअस है, वो सीधा साधा है, वो भोला भाला है। समझ गए ना। जेन्युअस को आप ऐसे भी याद करेंगे, जेन्युइन पर्सन होता है, सीधी सीधी बातें करता है, ये कुछ भी झूठ नहीं बोलता है, सीधा साधा पर्सन है। ठीक है ना, जेन्युइन पर्सन। अब देखो कॉल फॉर पे आ जाओ। ये एक फ्रेजल वर्ब है। कॉल पे मैंने बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स आपको करवाई हैं, एक बार रिवाइज कर लें। कॉल फॉर, किसी चीज़ की डिमांड करना जो इनएनिमेट हो, जैसे यहाँ पे स्टेवर्डशिप की डिमांड हुई है। लेकिन अगर किसी पर्सन की डिमांड की जाए, किसी आदमी से कोई मांग की जाए, तो आप उससे डिमांड करेंगे कॉल ऑन लगा के, है ना। ऑन या अपॉन दोनों ही लगती हैं, ऑन या अपॉन। तीसरा है कॉल अप, इसका मतलब है किसी को फ़ोन कॉल करना। और चौथा है कॉल एट, जो कि आज आपको खुद से मुझे बताना है ना। कई बार हमने किया है इसको। कॉल एट फ्रेजल वर्ब, अपने नोट्स अभी खंगालें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में इसका क्या मीनिंग होता है। बहुत बार इसको हम कर चुके हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैं एक समरी दे देता हूँ। लंबा आज का सेशन, बहुत बड़ा बजट है ना, मतलब ये आर्टिकल बहुत बड़ा है। समरी के साथ एक खास बात ये भी कि आज शाम को खबरी पे अपना एक लाइव सेशन है फॉर बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी।
पिछले लाइव में 15 दिन पहले मैंने एसएससी की आपको स्ट्रेटजी बताई थी। आज बैंक वाले अपनी स्ट्रेटजी को मेरे साथ डिस्कस करें, है ना। 1 घंटे की सेशन होगा, आप फ़ोन पे मुझसे बात भी कर सकते हैं। मेक श्योर यू डाउनलोड द खबरी ऐप और YT योर इंग्लिश ट्यूटर को सर्च करके फॉलो करके रखना चैनल को। ऐप का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो की, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पिंड है ना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। समरी ये है कि इस भाई साहब ने पूरा बजट पढ़ लिया है हमारे एडिटोरियल ने। पहले वाले पैराग्राफ में सारी कमियां गिनाई है, दूसरे वाले पैराग्राफ में सारी अच्छाइयां गिनाई है ना। तो पहले इसने खराब न्यूज़ दी है फर्स्ट पैराग्राफ में जो हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड वाले के अंदर इसने अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं और आगे के चैलेंजेस बताए हैं। तो इसने एक मिक्स्ड सी टोन के अंदर पूरे बजट का ब्यौरा दिया है। आज इसकी यही समरी है ना। अब क्या ब्यौरा है वो हम आगे देखेंगे। दूसरी चीज़, आज की टोन है ऑप्टिमिस्टिक। बार बार ये बोलेगा कि बजट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, बजट से ही आने वाले कई सालों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो बजट से बहुत आशावाद दिखा रहा है। ऑप्टिमिस्टिक की टोन मैं कह सकता हूँ कुछ हद तक, है ना। समरी को लिख करके डालें कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ ग्रामर सीरीज अगर आपने फॉलो करनी शुरू नहीं की है तो आज से शुरू कर दें। इसी ग्रामर सीरीज की बदौलत ही आप अपनी इंग्लिश को इस लेवल का बना पाएंगे कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो, है ना। कट ऑफ क्लियर होने लगेगी, उसके बाद ही आप स्कोर करोगे मार्क्स को। इस काम को आप करेंगे चैनल के होम पेज पर रखी हुई इस प्लेलिस्ट को शुरू से लास्ट तक चला के। कल रात को मैंने पार्ट नंबर 32 एडवांस पार्ट था कॉजेटिव वर्ब्स का, वो मैंने अपलोड कर दिया है ना। तो आपको तो पार्ट नंबर 0 से चलना है, जो भी शुरू कर रहा है पार्ट नंबर 32 तक चलते जाओ, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसी के नीचे प्रीमियम कंटेंट की वीडियोस हैं। आज बैंकिंग की एक नई प्रीमियम वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, एसएससी की मिलेगी परसों। तो इन दोनों प्लेलिस्ट के अंदर अगर आपके बैंक और एसएससी के एग्जाम्स नज़दीक हैं तो आप इन वीडियोस को चला के देख सकते हैं कैसे एग्जाम के अंदर आपको अपनी अप्रोच रखनी है। ये वीडियोस पेड कंटेंट है, मेंबर बन के आप इनको देख सकते हैं। ज्वाइन बटन पर प्रेस करें और अपना कंट्रीब्यूशन देके मेंबर बन सकते हैं। शुरू करें। कह रहे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मेड अ ब्रेव एफर्ट टू मेक गुड यूज ऑफ द लेसन्स लर्नड फ्रॉम द अनप्रेसिडेंटेड global health crisis and ensuing economic setback to put lives and livelihoods back on track। सिंपल सेंटेंस है। कह रहे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है मिस निर्मला सीतारमन, इन्होंने बनाया, मेक किया एक बहुत ही ब्रेव, एक बहुत ही बहादुर एफर्ट मतलब कोशिश। इन्होंने एक बहुत ही बहादुरी भरी कोशिश की कि वो गुड यूज़ करें, मेक गुड यूज़ करें, सही से इस्तेमाल करें उन सबकों का, उन शिक्षाओं का, लेसन्स का जो सीखे गए हैं एक अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस से, एक अभूतपूर्व पूरी दुनिया के हेल्थ के क्राइसिस से, और उससे निकलने वाली, एंस्यू होने वाली, उसको फॉलो करने वाली इकोनॉमिक सेटबैक से, आर्थिक तूफान से। अच्छा, क्यों किया इन्होंने ऐसा काम? ताकि ये पुट कर पाएँ जिंदगियों को और रोजगारों को, और कहाँ पे पुट कर पाएँ? फिर से ऑन ट्रैक, पटरी पे। तो इस काम को करने के लिए निर्मला सीतारमन जी ने बहुत ही अच्छा एक ब्रेव एफर्ट किया है ताकि लेसन्स को यूज़ करें और लोगों की ज़िंदगियों, जानों को और रोज़गारों को फिर से पटरी पे लाएं। समझ गए? सीतारमन जी की वर्ब है मेड, सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने है, वर्ड्स देख लें। एनस्यूइंग, हर वो चीज़ एनस्यूइंग होती है जो एज ए कॉन्सिक्वेंस आपके पीछे आए, जो एज ए फल स्वरूप, है ना, इसको बोलते हैं फल स्वरूप आने वाला। एनस्यूइंग मतलब फल स्वरूप आने वाला, समझ गए ना। फॉलोइंग, सब्सिक्वेंट या कॉन्सिक्वेंट इसको बोलेंगे। सेटबैक होता है नाकामयाबी या नाकामयाबी का शौक, नाकामयाबी का शौक, है ना, सेटबैक। कर देयर इज ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर एंड सम फिजिकल पुश टू अंडरगर्ड द स्ट्रगलिंग डिमांड इन द पैंडेमिक हिट इकॉनमी। कह रहे एक बहुत ही ग्रेटर स्पेंडिंग हमें देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा खर्चा हमें देखने को मिला है हेल्थ केयर पे, लोगों की जो है स्वास्थ्य का जो मंत्रालय है उसके ऊपर, और कुछ फिजिकल पुश भी देखने को मिला है, कुछ आर्थिक दबाव भी देखने को मिला है। किसके लिए? सपोर्ट करने के लिए स्ट्रगल में आती हुई डिमांड को, और किसके अंदर? एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जो पैंडेमिक हिट है, जो महामारी की चोट खाई है। समझ गए ना। तो इन दोनों चीज़ों को हमने देखा है। स्पेंडिंग हेल्थ केयर में ज़्यादा हो रही है और थोड़ा पुश आ रहा है ताकि सपोर्ट कर पाएँ डिमांड को, ऐसा बजट में हमें मिला। आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे ग्रेटर स्पेंडिंग, जिसको मैंने गलती से येलो कलर दे दिया है, इसका कलर सही कर देते हैं, है ना। वर्ब आपकी इज, देयर से सेंटेंस शुरू हो तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब के बाद में होता है, क्योंकि देयर एक एडवर्ब है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करती है। ये जो इज लगा है इस स्पेंडिंग के हिसाब से लगा है। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन होता तो आर भी लग सकता था, है ना। अंडरगर्ड करने का मतलब होता है नीचे से सपोर्ट करना, सपोर्ट या बोल्स्टर का मतलब होता है अंडरगर्ड, है ना, किसी चीज़ को गिरने ना देना, सपोर्ट करना, अंडरगर्ड।
कह रहा बट दिस इज नो ट्रांसफॉर्मेटिंग बजट दैट लिव्स अप टू द हाइटेंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ वेरी पॉपुलेशन वेटिंग फॉर मना फ्रॉम द गवर्नमेंट। कह रहा लेकिन ये कोई भी बड़े बदलाव वाला बजट नहीं है, ट्रांसफॉर्मेटिव बजट नहीं है। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब जो बड़ा बदलाव लेके आए। अच्छा, और कैसा बजट? जो लिव अप टू करे, खरा उतरे। लिव अप टू करना मतलब खरा उतरना, जो वादों को पूरा करे या खरा उतरे उस बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशंस का, ऊंची हाइटेंड एक्सपेक्टेशंस का, जो है एक थकी हुई पॉपुलेशन की, थकी हुई जनता की। और वो जनता जो वेट फॉर कर रही है, इंतजार कर रही है गिफ्ट्स का, माना का, कहाँ से? सरकार से। समझ गए ना? तो कह रहे ये कोई भी ऐसा बजट नहीं है जो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव हो, जो लोगों की आशाओं पे खरा उतरे, लिव अप टू करे उन लोगों की जो थके हुए हैं, वेरी हो चुके हैं सरकार से गिफ्ट्स की डिमांड करते हुए इस गवर्नमेंट से। अब मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ ना, सिंपल सेंटेंस है इसलिए मैं आपको इसलिए फ्लो में बता रहा हूँ, है ना। अब देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब आप खुद मिलाएंगे। दिस की वर्ब इज, दैट की वर्ब लिव्स अप टू। बजट के लिए दैट आया है इसलिए वर्ब सिंगुलर आई है। अगर बजट्स होता तो इस रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब सिंगुलर नाउन के प्लूरल होती। अगर रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो देखोगे तभी समझ पाओगे, ग्रामर सीरीज को फॉलो करें, है ना। अब वर्ड्स देखना, ट्रांसफॉर्मेटिव जो बदलाव लेकर के आए, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, बहुत रेडिकल शिफ्ट लेके आए। लिव अप टू करने का मतलब होता है खरा उतरना। इसके लिए अपने पास एक और फ्रेजल वर्ब है, डिलीवर ऑन। जब आप लिव अप टू करें तब आप डिलीवर ऑन करते हैं, अपनी बात को पूरा करते हैं, है ना, खरा उतरते हैं। दोनों फ्रेजल वर्ब सिनोनिम है। माना का मतलब होता है हेवनली गिफ्ट्स, जो सेंटा क्लॉज आपको दे के जाते हैं ना, मतलब किसी को दे के गए हो तो क्रिसमस पे, तो वो माना होता है। ये एक ऐसी करेंसी है, हेवनली करेंसी है ना, स्वर्ग का डॉलर होता है माना, ऐसा समझे आप, एक गिफ्ट को समझे माना। वेरी का मतलब थका हुआ, एग्जॉस्टेड, टायर्ड या बोर्ड। बोर्ड को भी वेरी बोलते हैं, जो बोर हो जाए। कह रहा लॉट मोर could have been done to address a chronic underinvestment in India's public health infrastructure by appreciably raising expenditure। कह रहा और भी बहुत कुछ किया जा सकता था। A lot could have been more done, है ना, a lot more could have been done। अच्छा, किसके लिए? एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए लंबे समय से क्रॉनिक अंडर इन्वेस्टमेंट को। अंडर इन्वेस्टमेंट मतलब जरूरत से कम पैसा लगा होना। अंडर है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जितनी होनी चाहिए उससे कम है। तो इस कम पैसे की किल्लत को या अंडर इन्वेस्टमेंट को, जो बड़ी क्रॉनिक है और लंबे वक्त से चल रही है, इसको एड्रेस करने के लिए और भी बहुत कुछ किया जा सकता था। और कहाँ पे है ये अंडर इन्वेस्टमेंट? इंडिया के पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडिया के सरकारी अस्पतालों के सिस्टम में। और कैसे किया जा सकता था? एप्रिशिएबली राइज करके एक्सपेंडिचर को मोटे तौर पे एप्रिशिएबली, कंसिडरेबली बढ़ा करके, है ना। जो आपने 10% बढ़ाया ना, इसको अगर 50 या 60% बढ़ाते तो और भी बहुत कुछ कर सकते थे। चलो सेंटेंस में देखने वाली चीज, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म, परसिस्टेंट, आजकल की बात नहीं है, बहुत लंबे वक्त से कोई चल रही हो तो वो क्रॉनिक होती है। एप्रिशिएबली मतलब कंसिडरेबली, ऐसा नहीं 10-5%, बहुत सारा होता है एप्रिशिएबली, है ना, कंसिडरेबली, सब्सटेंशियली। कह रहा द यूनियन बजट for 21-22 presented to Parliament on Monday instead reveals an estimated health outlay of 74602 crore, almost 10% lower than the revised estimates of 82545 crore earmarked for health spending in the current fiscal year। कह रहा है यूनियन बजट जो है ना 2020-21 का, 21-22 का, जो कि प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट को, और कब? मंडे को, सोमवार को। कह रहे बजाय इस ऊपर वाली बात के, इंस्टेड यही बजट जो सोमवार को प्रेजेंट हुआ था रिवील करता है, सबके सामने एक्सपोज करता है ना, सबको दिखाता है। और किसको? एक एस्टिमेटेड हेल्थ आउटले को। आउटले का मतलब होता है खर्च, है ना, एक्सपेंडिचर। एक एस्टिमेटेड हेल्थ पे खर्च को जो है इतने करोड़ का, जो कि लगभग 10% कम है। और किससे? रिवाइज्ड एस्टिमेट से, जो थे 82,445 करोड़ के, और जिनको ईयर मार्क किया गया था, अलोकेट किया गया था, रिजर्व किया गया था, साइड में रखा गया था हेल्थ स्पेंडिंग के लिए करंट फिस्कल ईयर में। अब इसमें थोड़ी सी टर्म्स आई हैं, पहले ट्रांसलेट कर लें, फिर मैं फाइनेंशियल टर्म्स आपको समझाता हूँ, है ना, पहले मीनिंग आ जाए। इस साल का जो, अगले साल का जो बजट है ना, उसमें हेल्थ पे 74,602 करोड़ खर्च होंगे, और ये 10% कम है जो इस साल कोरोना के टाइम हुए हैं 82,445 करोड़ से। समझ गए ना, ये कहना ये चाह रहा है। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होते हैं एस्टिमेट्स। ईयर मार्क्ड मतलब जिसके कान पे मार्क करके साइड में रख दिया गया हो,
मान लो आपने 1,000 रुपये हैं, आपने सोच लिया इस 1,000 रुपये का तो मैं ये करूँगा, उस 1,000 रुपये को आप ईयर मार्क कर रहे हो। अक्सर अक्सर जानवरों के कान के नीचे मार्क किया जाता है कि ये मेरा जानवर है, ये तुम्हारा जानवर है ना, ये मेरी भैंस, ये तुम्हारी भैंस। तो वहीं से हम इस वर्ड को ले आए हैं। अगर किसी भी चीज़ को आप अलग से रख देना तो अब उसको ईयर मार्क कर देंगे, रिजर्व कर देंगे। जैसे किसी भैंस वैंस को ईयर मार्क करके हम जो है अपना बना लेते हैं, है ना। तो ईयर मार्क करना मतलब रिजर्व करना, रिवील मतलब एक्सपोज करना, सबके सामने रखना। अब देखो इसमें देखने वाली चीज़ रिवाइज एस्टिमेट, ये क्या होते हैं। 1 मार्च को सरकार को लगा 50,000 करोड़ से काम चल जाएगा। 31 मार्च को लग गया लॉकडाउन, 25 मार्च को। अब सरकार को क्या लगा, यार 50,000 करोड़ से तो काम नहीं चलेगा। तो सितंबर में आकर के सरकार क्या करेगी, उसमें 20-30 हज़ार करोड़ और डाल देगी, है ना। भाई जो सोचा था उसमें काम नहीं चला, कोरोना आ गया, तो उसको बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो ओरिजिनल आता है ओरिजिनल एस्टिमेट, जिसको हम बजट बोलते हैं। 20 साल के जब हमें ज़रूरत लगती है तो कम या बढ़त करके जो आता है उसको हम रिवाइज एस्टिमेट बोलते हैं। तो इस साल 82,445 करोड़ हो गया था हेल्थ के लिए, अब अगले साल का इतना होने वाला है। बढ़े आगे। कर द मिनिस्टर हाउएवर हैज़ क्लेम्ड a 137% increase in the budgetary outlay on health and well-being by including a one-time expenditure of 35,000 crore set aside for COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। कह रहे हमारी मिनिस्टर साहब ने हालांकि क्लेम किया है 137% का इंक्रीज। अगर कोई सयाना आदमी देखे तो उसको 10% की कमी दिखेगी, लेकिन मिनिस्टर साहब को क्या लगा, हमने 137% की बढ़ोतरी की है ना। अब देखो कैसे की है इन्होंने की है बजटरी आउटले में, इस साल के बजट के खर्चे में हेल्थ पे और वेलबींग पे इंक्लूड करके एक वन टाइम एक्सपेंडिचर को, एक ऐसे खर्चे को जो हमें एक बार ही करना है और इस साल करना है, उसको भी इन्होंने हेल्थ का खर्चा मान लिया। और वो किसका था, वो 35,000 करोड़ का था और सेट असाइड किया गया है, ईयर मार्क किया गया है, रिजर्व किया गया है कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। तो वैक्सीन पे लगने वाले पैसे को भी इन्होंने हेल्थ बजट का पार्ट माना है, जबकि वो वन टाइम एक्सरसाइज है, वो हमें बार बार नहीं लगवानी है ना। अच्छा, और किस चीज़ को, 60,030 करोड़ के बजट को डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए, इसको भी इन्होंने हेल्थ का इस बार पार्ट मान लिया है ना। और कह रहे एज वेल एज, साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन ग्रांट फॉर बोथ वाटर एंड सैनिटेशन एंड हेल्थ टोटलिंग टू ऑलमोस्ट 50,000 करोड़। फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट आई है पानी के लिए और सफाई के लिए और हेल्थ के लिए, कह रहे जो कि टोटल होती है 50,000 करोड़। तो मिनिस्टर साहब ने इन सारों को, 50,000 को, 60,000 को, 35,000 करोड़ को भी हमारे हेल्थ बजट का पार्ट मानते हुए बोल दिया कि इतने % इंक्रीज हुआ है ना। वास्तव में ये तीनों चीज़ें कभी कभार ही करनी होती हैं और ये हेल्थ का पार्ट नहीं है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है सरकारी अस्पतालों की कंडीशंस को सुधारने में, है ना, इन पैसों का। समझ गए। बढ़े आगे। आउटले का मतलब होता है खर्च, है ना, एक्सपेंडिचर। कह रहे while it is an inarguable fact that the availability of vaccines, ensuring universal access to safe drinking water and proper sanitation and adequate nutrition are all key in determining a population's well-being। कह रहा है अब इन तीनों चीज़ों की बात करेगा ये ऊपर वालों की। कह रहा है जहाँ ये एक इनआर्ग्यूबल फैक्ट है, ये एक ऐसा तथ्य है जिस पे बहस नहीं की जा सकती, इनआर्ग्यूबल, है ना। कैसा भाई, कौन सा फैक्ट, कि ये जो चीज़ है ना, पहली अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन को सबके घर तक पहुंचाना। अच्छा, दूसरी चीज़ कौन सी, इंश्योर करना सबकी पहुंच को साफ पानी तक, सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक। अच्छा, तीसरी कौन सी चीज़ की, सही तरीके से सलीके से सफाई, है ना, गलियों में। अच्छा, चौथी कौन सी चीज़, सही न्यूट्रिशन, लोगों के लिए पोषक आहार। गरज जहाँ ये इनआर्गुएबल फैक्ट है कि ये चारों की चारों जो तामझाम है, ये चारों जो मैंने ब्लू कलर में डाल दी हैं, कह रहे ये सब के सब की हैं, ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिटरमिन करने में, निर्धारित करने में एक पॉपुलेशन की वेलबींग को, एक जनसंख्या की भलाई को। कह रहे कोई इसमें आर्गुमेंट नहीं है, ये चारों चीज़ें बहुत ही जरूरी थी जहां ऐसा है। अब हुआ क्या, अब असली सेंटेंस यहां से शुरू होगा। कह रहे एन अबाइडिंग थ्रस्ट ऑन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग a sizably more extensive public health infrastructure needed a substantially higher outlay on the stand-on head। कह रहा है एक लगातार रहने वाला जो पुश है, अबाइडिंग पुश है, थ्रस्ट का मतलब पुश, अबाइडिंग का मतलब जो स्टडी हो, लगातार बना रहे। कह रहा है लेकिन एक लगातार रहने वाली जो ड्राइव है ना, जो थ्रस्ट है, जो पुश है, वो है क्रिएट करने का और मेंटेन करने का साइजिबली बहुत बड़े एक्सटेंसिव पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, हर गली गांव कूचे में
एक हॉस्पिटल हो, एक पब्लिक हेल्थ सेंटर हो, है ना। कह रहा है ऐसा जो थ्रस्ट है इस काम को करने का, कह रहा है इसको जरूरत थी बहुत ही बड़े आउटले की इसी स्टैंड अलोन हेड पे, खाली खाली इसी काम के लिए। स्टैंड अलोन मतलब इसी काम के लिए। तो कह रहा है ऊपर वाली सब चीज़ों को इसमें मत जोड़ो, हालांकि बहुत ज़रूरी है, पर ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, इसके लिए आपको अलग से पैसा रखना चाहिए था। ऊपर वाली चीज़ों से हमारे हॉस्पिटल्स की हालत नहीं सुधरने वाली। समझ गए। अब आ जाओ देखने वाले वर्ड्स। इनआर्ग्यूबल मतलब जो सर्टेन हो, कंक्लूसिव हो, जिस पे कोई बहस ना हो, जिसके पीछे एबल आ जाए वो एडजेक्टिव होता है ना, हमेशा याद रखें। जिसके लास्ट में एबल आए वो एडजेक्टिव। वेलबींग मतलब भलाई, अबाइडिंग मतलब जो बना रहे, स्टडी हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, एंड्यूरिंग हो, थ्रस्ट मतलब दबाव, पुश, है ना, ड्राइव। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंड अलोन मतलब अकेला अकेला, जो स्टैंड करे, अलोन अकेला अकेला करे। इनफैक्ट द इकोनॉमिक सर्वे हैड इलोक्वेंटली मेड द केस फॉर प्रोवाइडिंग अ मैसिव बूस्ट टू हेल्थ स्पेंडिंग which it reasoned would serve as a direct means to raising overall economic output by reducing the economic burden of illnesses. सेंटेंस ध्यान से देखना, इसमें दो ग्रामर रूल है, एक नहीं, है ना। कर वास्तव में, इनफैक्ट वास्तव में जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने सही, इलोक्वेंटली, बहुत ही क्लैरिटी से और बहुत ही इफेक्टिवली, है ना, बहुत ही असरदार तरीके से एक केस को मेक किया था। देखिए, मेक द केस का मतलब होता है किसी बात को, आर्ग्यूमेंट को रखना बहुत ही अच्छे तरीके से। समझ गए ना। कह रहा वास्तव में जो इकोनॉमिक सर्वे जो भी आया, जिसकी रिपोर्ट आई थी, उसने बहुत असरदार तरीके से इस बात को रखा था। और किस बात को? प्रोवाइड करने को, बहुत ही बड़े बूस्ट को, हेल्थ स्पेंडिंग को, है ना, हेल्थ में खर्चे को बड़ा बूस्ट मिले, इस बात को उन्होंने अच्छे तरीके से मेक द केस किया था। कह रहा विच, जिसको इसने रीज़न भी किया, इसने अपना कारण भी दिया कि सर्व करेगा, आगे जाके हमारी सेवा करेगा, एक सीधे सीधे मीन्स के तौर पे, एक सीधे सीधे उपाय के तौर पे, जो कि ये रेस करने का, बढ़ाने का ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट को, ओवरऑल आर्थिक उत्पाद को, और कैसे रिड्यूस करके इकोनॉमिक बर्डन को, आर्थिक बर्डन को, जो है बीमारियों की, इलनेसेस की। तो इस सर्वे ने क्या बोला था? हेल्थ में पैसे खूब खर्च करो, सरकार को बोला था इस सर्वे ने। इससे क्या होगा? लोग कम बीमार होंगे। उससे क्या होगा? कम बीमार होंगे तो इकोनॉमिक बर्डन नहीं होगी बीमारियों की, और लोग अच्छे से काम करेंगे, इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ेगा, देश की जीडीपी आगे आएगी। तो कह रहे ये सर्वे ने भी यही बोला था कि पैसे हेल्थ में खर्चने चाहिए। समझ गए ना। वैसे जैसे मुझे समझ में आता है मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, और ऐसे ही आपको समझना है, वर्ड टू वर्ड चलते जाओ। सब्जेक्ट वर्ब मैच करेंगे तो सेंटेंस आपके हाथ में आएगा। इलोक्वेंटली मतलब एडवर्ब होती है क्लियरली एंड इफेक्टिवली। इसके लिए एक वर्ड अपने पास आर्टिकुलेटली, एकदम साफ साफ, है ना। अब इसमें आ जाओ दो ग्रामर कॉन्सेप्ट। पहला तो मुझे ये बताओ, अ डायरेक्ट मीन्स के पीछे एस लगा हुआ है, फिर भी इसके आगे अ लगा हुआ है। मीन्स के पीछे एस लगा हुआ है, फिर भी इसके आगे अ लगा हुआ है, ऐसा क्यों? ध्यान से देखना। डायरेक्ट तो एडजेक्टिव है, ए जो आया ना इस मीन्स के लिए आया है। देखो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो एस में एंड होते हैं, लेकिन वो सभी के सभी सिंगुलर हैं। ये कौन से नाउन्स हैं? ये सब टाइप के सारे सब्जेक्ट्स जो आप विषय पढ़ते हो ना, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कई सारी बीमारियां जो एस में आती हैं, एंड होती हैं। रिकेट्स, मम्स, मीजल्स, एड्स। ये दो स्पोर्ट्स भी हैं, दो खेल भी हैं, बिलियर्ड्स और ड्रॉट्स। और ये चार दूसरे नाउन्स हैं, शैम्बल्स, मीन्स और न्यूज़। न्यूज़ हालांकि अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर नहीं है, ये अनकाउंटेबल होता है। इन सब के लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन्स हैं। कहीं भी आप शैम्बल्स आर नहीं देखोगे, बिलियर्ड्स आर नहीं देखोगे, रिकेट्स के साथ में हैव नहीं देखोगे, है ना, पॉलिटिक्स के साथ में वर नहीं देखोगे। तो ये सब सिंगुलर वर्ब को लेंगे। अब देखो मीन्स, अगर आप मीन को बिना एस के लिखो तो मीन का मतलब होता है माध्य या एवरेज। अगर आप मीन्स को एस के साथ लिखो तो उसका मतलब होता है एक तरीका या इंस्ट्रूमेंट। इसके आगे हमेशा अ आएगा। द न्यू लॉ इज मीन्स टू फाइट करप्शन। नया लॉ एक मीन्स है, नया लॉ एक तरीका है, वे है फाइट करने का करप्शन को। तो ध्यान दें, मीन्स वही वाला नाउन है, सिंगुलर वाला। इसके आगे क्या लगाऊंगा मैं? इज अ मीन्स टू फाइट करप्शन। समझ गए ना। हमेशा अ मीन्स, अ शैम्बल्स, ऐसा ही देखोगे आप जहां भी देखोगे। बढ़ते हैं आगे, इसलिए मीन्स के आगे अ लगा हुआ है ना। इस नाउन को आप देखें ध्यान से। दूसरा, अ मीन्स टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हुई है। इसके लिए मैंने आपको सेट फॉर्मूला बताया हुआ है। ये सभी फ्रेजेस कहाँ गए? यही वाले, है ना। ये सभी फ्रेजेस हैं, 20-30 फ्रेज हो गए हैं हमारे पास।
जिनके बाद में हमेशा टू आता है, देख लो सबके लास्ट में टू है, लेकिन टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, समझ गए ना। इनके बाद में कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। तो एज अ मीन्स टू को भी मैंने ऐड कर दिया इस लिस्ट में, बाकी सारी लिस्ट तो पुरानी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। कभी भी आप इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं देखोगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका बहुत काम की चीज़ है वाली। चलो कह रहा टू हर क्रेडिट द मिनिस्टर डिड अनाउंस दैट द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यूली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना to develop primary, secondary and tertiary care capacities over the next 6 years at an estimated cost of 64180 crore। कह रहे अपने क्रेडिट के लिए, टू हर क्रेडिट, खुद अपना क्रेडिट लेने के लिए, है ना, मतलब अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपने अच्छे काम को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया, मिनिस्टर साहब ने घोषणा की दैट वो ये कि सरकार इंटेंड करती है, सरकार का एक ही मकसद है कि वो इंट्रोड्यूस करे, लेकर के आए एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को, एक ऐसी स्कीम को जिसको केंद्र सरकारी स्पॉन्सर करेगी, सारा पैसा केंद्र का लगा होगा। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अच्छा, ये क्यों लानी है भाई? ताकि डेवलप करें हम, ताकि विकसित करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर कैपेसिटीज़ को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को, सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को, और टर्शरी केयर कैपेसिटी मतलब जो बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं बड़े बड़े, है ना, करें इन तीनों को डेवलप करें। और कब? अगले 6 सालों में। और कैसे? इस कॉस्ट पे जो है 64,180 करोड़ की। तो ऐसा क्रेडिट लेते हुए मैडम साहब ने ये सब भी बता दिया कि ऐसी एक स्कीम ला रहे हैं, हर गली गांव कूचे में जो भी हॉस्पिटल है छोटा या बड़ा, हम उसको बड़ा बनाएंगे और बढ़िया अच्छे से उसको डेवलप करेंगे। अब देखने वाले वर्ड्स, इंटेंट का मतलब होता है आपका इरादा, है ना, गवर्नमेंट इंटेंट्स मतलब गवर्नमेंट ऐसा इरादा रखती है। टर्शरी वर्ड बहुत बार आएगा, ध्यान से समझें। प्राइमरी मतलब पहला, सेकेंडरी मतलब दूसरा, तीसरे के लिए वर्ड है अपने पास टर्शरी, पहला दूसरा, टर्शरी मतलब तीसरा। तो प्राइमरी केयर मतलब जो अपने घर के पास सब सेंटर होता है, CHC PHC, है ना, जो छोटा सा हॉस्पिटल होता है, प्राइमरी केयर। सेकेंडरी मतलब आपके जिले का हॉस्पिटल। टर्शरी मतलब सरकार का कोई ऐसा हॉस्पिटल जो मल्टी स्पेशलिटी हो, जैसे एम्स है ना, सफदरजंग अस्पताल है, ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, बड़ी बड़ी बीमारियों से निपटने का काम करते हैं। चलो आगे बढ़े। कह रहा है हाउ एक्जैक्टली दिस स्कीम पैन्स आउट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग द बेलीगुड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रिमोट एंड फार फ्लंग कॉर्नर्स could well determine how prepared India is for the next unforeseen health emergency। कह रहे कैसे एग्जैक्टली ये स्कीम पैन आउट होगी, ये स्कीम निकल करके आएगी। पैन आउट होना मतलब किसी चीज़ का निकल करके आना, रिजल्ट होना। कह रहे कैसे एग्जैक्टली ये स्कीम निकल करके आएगी, रूप में स्ट्रेंथन करने के, मजबूत बनाने के, इन टर्म्स ऑफ मतलब रूप में, और स्ट्रेंथन करना मतलब मजबूत बनाना। और किसको? हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, सरकारी अस्पतालों के सिस्टम को, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिलेगड है, परेशानियों से घिरा हुआ है ना। कैसे ये स्कीम आगे निकल करके आएगी हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के रूप में, है ना। और कहाँ पे? दूर के, रिमोट, दूर के और फार फ्लंग कॉर्नर्स में। रिमोट मतलब एकदम दूर वाला, फार फ्लंग भी वही होता है जो एकदम गली गांव कूचे वाला, समझ गए ना। कैसे ये स्कीम जो है इस काम को करेगी? कह रहे यही चीज़ कुड वेल डिटरमिन, कर सकती है अच्छे से निर्धारित, कुड वेल डिटरमिन। और क्या? हाउ प्रिपेयर्ड इंडिया इज, कितना प्रिपेयर्ड इंडिया है, और किसके लिए? अगली नेक्स्ट अनफोर्सिन हेल्थ इमरजेंसी के लिए, अगली ऐसी हेल्थ इमरजेंसी के लिए जिसको हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, अनफोर्सिन है ना, समझ गए ना। कह रहे कैसे ये काम, कैसे हमारे अस्पतालों को ये मजबूत बनाएगी, दूर दूर के इलाकों में यही चीज़ डिटरमिन करेगी इंडिया कितना प्रिपेयर होगा ऐसी हेल्थ इमरजेंसीज या बीमारियों के लिए जो आने वाले वक्त में आने वाली हैं, हमें अभी पता नहीं है। अब देखने वाले वर्ड्स, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, चलो बाद में बताता हूँ, पहले वर्ड्स देख लो। पैन आउट होना मतलब निकल करके आना, टर्न आउट होना, है ना, फ्रेजल वर्ब है। इन टर्म्स ऑफ मतलब के रूप में। ब्लैगड मतलब जो घिरा हो, परेशानियों से घिरा हो, उसको कहते हैं ब्लैगड। फार फ्लंग मतलब दूर दराज का, एकदम गाँवों वाला। अनफोर्सिन जिसको हम फोर्सी ना कर पाएँ, जिसको पहले से देख ना पाएँ, अंदाजा ना लगा पाएँ। चलो आगे बढ़े। कह रहा है साइजेबल फिजिकल स्टिमुलस टू रीइन्विगोरेट कंजम्पशन डिमांड could have gone a long way in completing the recovery। कह रहा है एक साइजेबल, बड़े साइज की, साइजेबल मतलब बड़े आकार का, कह रहा है बड़े आकार का फिजिकल स्टिमुलस जो है, आर्थिक जो
सरकारी जो मदद है, राहत है ना, स्टिमुलस मतलब सरकार की तरफ से राहत, फिस्कल आर्थिक। कह रहे एक बड़ी आर्थिक राहत जो है ना री इन्वाइग्रेट करने के लिए, फिर से जान फूंकने के लिए कंजम्पशन की डिमांड में, कह रहे वो कुड हैव गोन, वो जा सकती थी एक बहुत लंबे रास्ते, बहुत ही बड़े रास्ते, और किस में, कंप्लीट करने में रिकवरी को। कुड हैव गोन अ लॉन्ग वे का मतलब है लंबे रास्ते जाना, अच्छे से सफ़र को तय करना। तो कह रहा अगर एक ऐसा बड़ा फिस्कल स्टिमुलस आ जाता ना तो हमारी कंजम्पशन डिमांड को अच्छे से री इन्वाइग्रेट करता, रिवाइव करता, जान फूंकता और रिकवरी को पूरा कर देता। अब देखने वाले वर्ड्स, री इन्वाइग्रेट, किसी चीज़ में जान फूंकना। ये री से बनने वाले चारों वर्ड एक ही काम को कर रहे हैं, री इन्वाइग्रेट, रिवाइटलाइज, रिजुविनेट और रिससिटेट, है ना। चारों का मतलब क्या है, किसी चीज़ में जान फूंकना। पांचवा और लिख दूं, रिवाइव का भी यही काम होता है। रिवाइव इसका काम भी होता है किसी चीज़ में फिर से जान फूंकना। ये सारे वर्ड्स एक जैसे ही हैं, री से शुरू होते हैं, आर ई से, तो याद रखें इनको। कह रहा वाइल द रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर प्रोजेक्ट अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 9.5% ऑफ GDP ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर सर्जिंग टू 34.50 lakh crore, द मिनिस्टर has opted for a mere 33,000 crore increase in the overall expenditure outlay in her budget estimates for the next fiscal। कह रहे जहाँ जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं, मैंने आपको बता दिया ना, साल के बीच में जब बजट में फिर से काट छाट होती है उसको कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। कह रहे जो हमारा इस साल का कटा छटा बजट है, और किसका, करंट फाइनेंशियल ईयर का। कह रहे जहाँ वो प्रोजेक्ट करता है एक आर्थिक डेफिसिट को, एक आर्थिक घाटे को 9.5% GDP का। इस साल अगर 100 रुपये सरकार कमाएगी तो उसमें से 9.25 रुपये, 9.5 रुपये उसको कम पड़ेंगे खर्चा कम करने के लिए, ऐसा समझ लो, है ना। कह रहा है जहाँ ये इसको जो है इस 9.5% के घाटे को बताता है। अच्छा घाटा क्यों है, ये है कारण से, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण से, या बिकॉज ऑफ किसके, उस खर्चे के जो सर्ज हो गया 34.5 लाख करोड़ कोरोना के कारण, है ना। कह रहा है इस वजह से जहाँ ऐसा हो रहा है। कह रहा वहीं मिनिस्टर साहब ने ऑप्ट फॉर कर लिया खाली 33,000 करोड़ के इंक्रीज को, बढ़त को ओवरऑल एक्सपेंडिचर में, टोटल खर्चे में, उसके खर्चे के आउटले में, और कहाँ पे, अपने बजट में, उस एस्टिमेट्स में नेक्स्ट ईयर फिस्कल ईयर के लिए। ये लाइन का ज़्यादा कुछ मतलब बन नहीं रहा, हम पहले से घाटे में चल रहे हैं, और ज़्यादा खर्चा करके और घाटे में जाने का कोई बड़ा लॉजिक नहीं है ना। तो कह रहा है फिर भी ये यूँ ही कह रहा है कि यार पहले हम घाटे में चल रहे हैं, अब मिनिस्टर साहब ने इस साल जो है मात्र 33,000 करोड़ ही ज़्यादा घाटा दिखाया है ना। पिछले साल ज़्यादा घाटा था, इस साल कम घाटा दिखाया, तो ये तो अच्छी बात है मेरे हिसाब से। अब इसका कुछ और दिमाग चला होगा। अब देखने वाले वर्ड्स देख लेना, सर्च करना मतलब बढ़त होना, इंक्रीज होना, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ, ऑप्ट फॉर करना मतलब चुनाव करना, प्रोजेक्ट करना मतलब आगे की भविष्यवाणी करना या आगे का दिखाना, है ना, आगे ऐसा होने वाला, प्रोजेक्ट करना। बढ़े आगे, मेयर मतलब खाली खाली, ओनली। कह रहा हियर अगेन she has pointed to 5.5 lakh crore set aside for capital expenditure to contend a 34.5% increase in outlay over the current year's budget estimate। कह रहे यहाँ फिर से उन्होंने पॉइंट किया है, उन्होंने इशारा किया है, और किसका, 5.54 लाख करोड़ की तरफ। और कौन से हैं जिनको सेट असाइड किया गया है, ईयर मार्क किया गया है, साइड में रखा गया है, रिजर्व किया गया है, और किसके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अच्छा कैसे इसने पॉइंट किया इसको, कंटेंट करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, मनाने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए एक 34.5% के इंक्रीज को उसके खर्चे में, और कब, करंट ईयर के बजट एस्टिमेट के अंदर। तो कह रहा है ये 5.54 लाख करोड़, 5-4 लाख जो करोड़ है जो आपने साइड में रखा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो 1 साल होता है, फिर उसके बाद 20 साल नहीं होता। इसको भी आपने अपने बजट में मिला लिया और दिखा दिया कि 34-34.5% का इंक्रीज हुआ है। एक्चुअल में तो इसको बजट में मत रखो, क्योंकि ये बजट का पार्ट नहीं है, है ना। ये 10 साल में इसकी कॉस्ट जो हम आगे जा करके डिवाइड करेंगे। तो कह रहे इसको दिखा करके ये फिर भी आर्ग्यू कर रही हैं, कंटेंट कर रही हैं कि इतना इंक्रीज मैं बजट के एस्टिमेट में इस साल लेके आई हूँ। समझ गए ना। सेट असाइड मतलब साइड में रखना, ईयर मार्क करना, रिजर्व करना, कंटेंट मतलब आर्ग्यू करना, किसी बिलीफ को सबको मनवाना। देखो एडिटोरियल तो है लंबा, अभी और लंबा चलेगा। एक काम करता हूँ मैं, फर्स्ट पैराग्राफ आपको पूरा करवा देता हूँ, सेकंड पैराग्राफ छोटा है वो आप खुद पढ़ेंगे, है ना, एज योर होमवर्क। सेकंड पैराग्राफ के लिए मैंने सब्जेक्ट वर्ब भी मार्क कर दिए हैं आपकी हेल्प के लिए। डिस्क्रिप्शन से और कमेंट से इसकी PDF को डाउनलोड कर लें, है ना।
अब मैं इतना करता हूँ, ये बाकी का बचा हुआ पैराग्राफ पूरा कर देता हूँ, फिर आप आगे का पढ़ेंगे खुद से। लंबा हो जाएगा ना, 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी यार। चलो, कह रहे फार फ्रॉम बीइंग एन एक्सपेंशनरी बजट, मिस सीतारमन हैज़ ऑप्टेड टू कंटेन ओवरऑल स्पेंडिंग सो एज टू रेन इन द फिजिकल डेफिसिट टू 6.8% इन द कमिंग फिजिकल इटसेल्फ। कह रहा फार फ्रॉम बहुत दूर, और किसके होने के, बीइंग होने के, और किसका क्या होना, एक एक्सपेंशनरी बजट, एक ऐसा बजट जो एक्सपेंशन कर रहा हो, जो बहुत बड़ा हो रहा हो, है ना, इन्फ्लेट हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। कह रहा है एक बड़े बजट से दूर होते हुए, फार फ्रॉम होते हुए, है ना। ये जो मिस्टर सीतारमन है ना, मिस सीतारमन, इन्होंने ऑप्ट किया है, चुना है कि ये कंटेन करेंगी, कम करेंगी, कंट्रोल करेंगी टोटल स्पेंडिंग को, ओवरऑल खर्चे को। और क्यों, सो एज टू, इस काम को करने के लिए। और वो काम क्या है, रेन इन करना, कंट्रोल करना। रेन इन करने का मतलब ये होता है लगाम लगाना। और किस पे, फिजिकल डेफिसिट, वित्तीय घाटे पे। और कहाँ पे लगाएंगे लगाम, 6.8% पे। और कब, आने वाले फिजिकल में इटसेल्फ, है ना, इसमें खुद में ही। तो कह रहा है एक्सपेंशनरी बजट से तो बहुत दूर की बात हो रही है। सीतारमन साहब तो ये कह रही हैं कि मैं तो ये ऑप्ट करूंगी कि ओवरऑल स्पेंडिंग को कम करूं मैं, ताकि मैं लगाम लगा पाऊं वित्तीय घाटे पे, 6.8% पे उसको ले आऊं आने वाले फिजिकल ईयर के अंदर। फिजिकल मतलब फाइनेंशियल ईयर, है ना, फिजिकल। अब इसमें देखने वाले वर्ड, छोटा सा ग्रामर रूल भी है। एक्सपेंशनरी मतलब जो एक्सपेंशन करे, है ना, जो कोर्स करे एक्सपेंशन को, चीज़ों को बढ़त में लाए। कंटेन करना और रेन इन करना दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। कंटेन मतलब कंट्रोल, रेन इन करने का मतलब भी कंट्रोल, किसी चीज़ पर लगाम लगाना। सो एज टू हमने कल ही किया था। एज टू का मतलब होता है रिगार्डिंग, कल किया था ना एडिटोरियल में। सो एज टू का मतलब होता है इस काम को करने के लिए। मैं आया तुमसे मिलने, आई केम हेयर सो एज टू मीट यू। समझ गए ना, इस काम को करने के लिए। अब देखो, सो एज टू के 2-3 और सिनोनिम भी है, जैसे इन ऑर्डर टू और विद अ व्यू टू। लेकिन विद अ व्यू टू के साथ परेशानी है, ये अपने साथ में लेगा जीरेंट। जैसे यहाँ लिखा ना सो एज टू और इसके बाद लिखा रेन इन। अगर मैं इसकी जगह विद अ व्यू टू लिख दूँ, मीनिंग तो वही रहेगा, लेकिन रेन इन नहीं आएगा, यहाँ आएगा रेनिंग इन, वो आपकी आईएनजी फॉर्म। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा होगा इस लिस्ट की वजह से। कहाँ है वो लिस्ट, ये पढ़ी। इस लिस्ट में जितने भी फ्रेज हैं जिनके लास्ट में टू आ रहा है, उनके बाद वर्ब की कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। तो विद अ व्यू टू सबसे ऊपर रखा है, यहाँ पे अगर मैंने इसके बाद में रखना है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को रखना है। तो ये इसका सिनोनिम तो है, लेकिन वर्ब को बदल देगा अपने बाद आने वाली। बढ़े आगे। कर द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ प्रीमेच्योर स्केलिंग डाउन ऑफ फिजिकल सपोर्ट एट अ टाइम ऑफ राइजिंग इनइक्वालिटी। कह रहा है कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती है, कंट्री नहीं सह सकती है एक पहले से ही प्रीमेच्योर स्केल डाउन को। स्केलिंग डाउन मतलब होता है चीज़ों का नीचे आना, रिड्यूस होना, है ना, आकार में कम होना। कह रहा है कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती है वक्त से पहले ही स्केलिंग डाउन को, और किसकी, फिजिकल सपोर्ट की, आर्थिक सपोर्ट की। ऐसे एक वक्त पे, एट ए टाइम पे, जो है बढ़ती हुई इनइक्वालिटी का, राइज होती हुई असमानताओं का, है ना। तो कह रहा है हालात ख़राब हैं, पैसे को, बजट को लगाम मत लगाओ, जितना हो सके खर्चा करो, स्केल डाउन प्रीमेच्योरली आपको नहीं करना है। अब आगे का एडिटोरियल आप खुद से पढ़ें, मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में भी डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। आगे ज़्यादा लंबा है नहीं, है ना, पौना पेज है। सारे सब्जेक्ट वो मार्क्ड हैं, ग्रीन और पिंक कलर में, हेल्प मिलेगी आपको पढ़ने में। अब आ जाओ फटाफट अपने क्विज़ के ऊपर। जो आपने पढ़ा है उसी के ऊपर अपना क्विज़ है बेस्ड आज का, है ना। जस्ट अ मिनट। सिंपल सा क्विज है आज का। वैसे ही वीडियो आज शायद लंबी हो रही है बहुत, है ना। क्लोज टेस्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चंस हैं और 4 आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। शुरू कर रहा हूँ। इन ऑर्डर टू सो एज टू विद अ व्यू टू और नॉन विथस्टैंडिंग एडुकेटिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर इंजीनियरिंग स्कीम्स। क्या करना है मुझे, इन चारों में से एक को रखना है। ध्यान दें, इसका मतलब है इस काम को करने के लिए, इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है, पर इसका मतलब है बावजूद। नॉट विथ स्टैंडिंग एडुकेटिंग बनेगा नहीं, बावजूद एडुकेट करने के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग स्कीम्स के। अब आगे जब पढ़ोगे ना, तो अब नॉट विथ स्टैंडिंग से कोई मीनिंग निकलेगा नहीं, है ना। तो मुझे इन तीनों में से एक को चूज करना है, पर ध्यान क्या देना है, अगर आप इन ऑर्डर टू या सो एज टू लगाते हो तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन विद अ व्यू टू अपने बाद में क्या लेता है, जीरेंड को लेता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर है सी। समझ गए लॉजिक, क्या लॉजिक है, विद अ व्यू टू के बाद में जीरेंड आएगा, उसके हिसाब से मुझे पता लगा। जस्ट 7 मिनट रुक जाओ ना, इसको मैं बड़ा कर दूँ।
तो उसको देख के मुझे पता लगा एडुकेटिंग को कि यहाँ पे विद अ व्यू टू का ही काम है ना। तो विद अ व्यू टू एडुकेटिंग, एजुकेट करने के लिए स्टूडेंट्स को दूसरी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में से, दूसरी इंजीनियरिंग की शाखाओं में से, कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, हैज़, हैव, हैज़ बीन और हैव बीन, इलेक्ट्रॉनिक्स को इंटीग्रेट किया कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ दिया गया है। अब देखो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इंजीनियरिंग की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है ना। तो अगर ये सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स अपने बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेगा। ये वही एस वाला नाउन है जो पीछे तो एस लेता है लेकिन अपने बाद में सिंगुलर वर्ब को लेता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में मुझे क्या लगाना चाहिए? सिंगुलर वर्ब को, जो कि है हैज़ और हैज़ बीन। अब ध्यान दें, हैज़ बीन का मतलब है पैसिव में, हैज़ का मतलब है एक्टिव में। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसी को जोड़ा है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ा गया है। अगर जोड़ा गया है तो आपको पैसिव की ज़रूरत है, तो मैं हैज़ बीन को यूज़ करूँगा। थोड़ा एक्टिव पैसिव आपको आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। अगर बेसिक कमज़ोर है मेरे भाई तो ज़िंदगी हराम है ना। बेसिक्स पे काम कर लेना। यहाँ पे पैसिव की ज़रूरत है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी को नहीं जोड़ेगा। आगे बढ़ जाओ, किस में जोड़ा गया भाई? देयर करिकुलम, करिकुलम्स, करिकुलास और करिकुला। ये मैंने आज करवाया नहीं है लेकिन नाउन चैप्टर का ही पार्ट है, आपको आना चाहिए। करिकुलम का मतलब होता है सिलेबस, करिकुलम का मतलब होता है सिंगुलर सिलेबस। इसका प्लूरल होता है करिकुला, ठीक है। ये प्लूरल, ये सिंगुलर। अब करिकुलम्स नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं और करिकुलास नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं, तो बी और सी आपके आंसर नहीं है। तो स्टूडेंट्स के करिकुलम में या करिकुला में इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ा गया। अब ध्यान देना, स्टूडेंट्स बहुत सारी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के हैं तो उनका करिकुलम एक नहीं होगा बल्कि करिकुला होगा, समझ गए ना। अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है ना, दूसरी इंजीनियरिंग की शाखाएं हैं ना, जैसे कोई केमिकल इंजीनियरिंग में है, कोई जो है किसी भी शाखा में है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, तो वहाँ पे करिकुला हो जाएगा क्योंकि उनका अलग अलग कोर्स है, प्लूरल नाउन की जरूरत पड़ेगी। चलो आगे बढ़ो। एज, मीन टू, मीन्स टू, अमीन टू, अमीन्स टू, एक उपाय के तौर पे कि उनको मेक किया जाए, देम क्या किया जाए? वेल वर्स्ड, अच्छे से उनको प्रोफिशिएंट बनाया जाए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के साथ। उपाय के तौर पे जोड़ा गया है तो एज अ मीन्स टू, बताया ना मैंने आपको, अ मीन्स टू, ये ऐसे ही चलता है ना। मीन्स के आगे अ ही लगता है, इसका मतलब होता है एक उपाय। पूरा सेंटेंस ऐसा है कि एजुकेट करने के लिए स्टूडेंट्स को दूसरी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ दिया गया है उनके करिकुला में, उनके सिलेबस के अंदर, ताकि इस उपाय के तौर पे कि उनको वेल वर्स बनाया जाए, उनको अच्छे से होशियार बनाया जाए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के साथ, उनको अच्छे से सर्किट्स के बारे में भी पता हो, है ना। आई थिंक समझ गए होंगे। ये आपके आंसर्स हैं ग्रीन कलर में। एक लाइक और एक शेयर दें वीडियो को जरूर से। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।